ओके गाइस, देखो मैंने आपके लिए एक समरी बनाया है टू कीप इन माइंड ऑल द पॉइंट्स दैट वी वर डूइंग इन द क्वेश्चंस ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। हर क्वेश्चन में आप देख रहे थे कुछ न कुछ कॉमन भी था और कुछ कुछ नया भी आ रहा था, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। आपको ये पॉइंट्स अभी मैं डिक्टेट करके नहीं लिखाऊंगा, आपको ये नोट्स दे दूंगा आपके क्लास स्लाइड्स में, आप वहाँ से इसको अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है हाउ टू एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। आपको लिखना नहीं, आप बस फॉलो करो, फटाफट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है मैंने, चेक कस्टमर विथ हाईएस्ट रेवेन्यू और वॉल्यूम। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1, जिसमें आप चेक कर लेंगे अपना कौन सा कस्टमर है जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। स्टेप नंबर 2 आप करेंगे चेक कि कौन सा कस्टमर से सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में हमने किया था ना कि आप रेवेन्यू और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए परेटो एनालिसिस भी कर सकते हो, तो इसलिए एक लिखा हुआ है मे यूज़ परेटो एनालिसिस। क्या लिखा हुआ है, मे यूज़ परेटो एनालिसिस। मैं वापस से लिख दे रहा हूँ टू हेल्प यू फोकस ऑन दिस। मे यूज़ परेटो एनालिसिस, 80-20 एनालिसिस आप कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कौन सा ऐसा कस्टमर है जो 20% रेवेन्यू दे रहा है बट 80% प्रॉफिट है, कौन सा ऐसा कस्टमर है जो 80% रेवेन्यू दे रहा है बट 20% ही प्रॉफिट है। सो 80-20 एनालिसिस से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है किस कस्टमर पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या सीखते हैं कि आपको लोवेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी वाला कस्टमर के साथ काम करना है, उसका बाइंग बिहेवियर को चेंज करना है, जिससे कि आप उससे भी प्रॉफिट कमा सके। अगर वो बाइंग बिहेवियर चेंज नहीं करता है तो फिर आप उससे हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको डिसकंटिन्यू करके अपना रिसोर्स को कहीं और असाइन करना चाहिए। तो थर्ड स्टेप क्या बोलता है, आइडेंटिफाई रीजंस फॉर लोवेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड सजेस्ट और टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव। तो उसके लिए एग्जांपल्स मैंने इकट्ठा किया है कि इश्यूज जैसे अगर खोजने जाता है तो एक मिलता है कि रश ऑर्डर्स ज़्यादा प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, आप उसको इग्नोर करिए। रीज़न हो सकता है कस्टमर ठीक से प्लानिंग नहीं करता है, उसका रीज़न हो सकता है कि क्वांटिटी पर ऑर्डर लो है, लो क्वांटिटी पर ऑर्डर, ठीक, ज़्यादा क्वांटिटी पर ऑर्डर वो नहीं प्लेस कर रहा ऑर्डर, वो लो क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ये रीज़न हो सकता है। सजेशन क्या है, इंड्यूस कस्टमर टू बाय इन लार्ज क्वांटिटीज़, इम्पोज सेपरेट चार्जेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड। आप उसको बोल दीजिए भाई तुम अगर ऐसे रश ऑर्डर प्लेस करोगे तो मेरा एक लिमिट है रश ऑर्डर का कॉस्ट बियर करने का, तो अगर आप एक लिमिट के बाहर रश ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर करूँगा फॉर रश डिलीवरीज। इसलिए क्या तो आप प्लान हो जाओ, या तो आप लार्ज क्वान्टिटी में ऑर्डर करो। यहाँ पे जैसे रश ऑर्डर्स को एलिमिनेट करने के लिए आप एक और बात लिख सकते हो कि आप रश ऑर्डर से बचने के लिए इंड्यूस कस्टमर टू बाय इन एडवांस, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, एंड टू बाय इन एडवांस, एंड टू बाय इन एडवांस, इंड्यूस कस्टमर टू बाय इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कि पहले से मंगवा लो भाई, थोड़ा सा प्लान हो जाओ, तुम प्लान नहीं हो तो प्लान हो जाओ, पहले से ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि एक लिमिट ऑफ रश ऑर्डर्स मैं मीट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊंगा, तो उससे उसका बाइंग बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा। दूसरा केस हो सकता है हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो प्लेस कर रहा है, इसके कारण डिलीवरीज भी ज़्यादा हो रही है। तो इसमें कॉपी का मतलब ये है कि ऊपर वाला ही पॉइंट्स कॉपी हो रहा है, कस्टमर प्लान नहीं है, लो क्वांटिटी पर ऑर्डर में ऑर्डर प्लेस कर रहा है। एक और कारण हो सकता है इसका कि आपने उस कस्टमर के साथ JIT कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है, इसके कारण वो आपसे कम क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वही सॉल्यूशन है जो ऊपर का है, कॉपी अबव, और ज़रूरत पड़े तो फिर अगर वो आपको लगातार एक्स्ट्रा को ऑर्डर्स मीट करने बोल रहा है तो आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हो टू कॉम्पेंसेट योर एक्स्ट्रा कॉस्ट। और ऐसा आपने JIT के सम्स में भी देखा है कि हम लोग जब कम क्वांटिटी में बाय करते थे तो हायर प्राइस चार्ज कर लिया जाता था।
फिर एक और था हायर नंबर ऑफ विजिट्स। अगर कस्टमर विजिट ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? कस्टमर नीड्स मोर हैंड होल्डिंग, कस्टमर रिक्वायर्स मोर कस्टमाइजेशन। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? ठीक से जाके कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स को इफेक्टिवली समझिए, अपना ऑपरेशंस को भी इम्प्रूव करिए कि उतना हैंड होल्डिंग का ज़रूरत ना पड़े कस्टमर को, अपना वे ऑफ वर्किंग को बदलिए, इम्प्रूव ऑपरेशंस, जिससे कि कस्टमर को इतना हैंड होल्डिंग का ज़रूरत ना पड़े। और अगर हो सके तो आप अपना रिसोर्सेज को नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर से निकाल कर थोड़ा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स पे लगाएं, जिससे कि उनसे और ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो रीअसाइन रिसोर्सेज टू अदर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। नेक्स्ट आ रहा है हायर डिस्काउंट। अगर हमारा डिस्काउंट रेट कस्टमर को ज़्यादा जा रहा है तो उसके कारण हमें नुकसान हो रहा है। तो उसका कारण हो सकता है कि आप हमें ज़्यादा डिस्काउंट हमसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप हमें ज़्यादा वॉल्यूम का ऑर्डर देते हैं, लार्ज वॉल्यूम नेगोशिएशन आप अच्छा कर लेते हैं। ऐसा एक और कारण हो सकता है कि कस्टमर क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो हमारा ही किसी सिस्टर कंसर्न को दे रहा है, जो फिर अल्टीमेटली हमारे ग्रुप का पार्ट है, तो हमें ओवरऑल ग्रुप में प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए हम उसको भी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। वो सेटिंग एक तरह का एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा डिस्काउंट दे दो तो यहाँ पे हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट हम लोगों का सिस्टर कंसर्न में प्रॉफिट बुक होगा। तो ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं, इस रीज़न से हायर डिस्काउंट हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रीनेगोशिएट द डिस्काउंट। कस्टमर एक बार रीनेगोशिएट करो, बट ये भी ध्यान रखो कि वो कस्टमर लार्ज वॉल्यूम वाला कस्टमर, अगर डिस्काउंट ज़्यादा रीनेगोशिएट करोगे कहीं और चला जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, मार्केट शेयर आपका हिल जाएगा। कीप इन माइंड दैट मार्केट शेयर इज़ नॉट लॉस्ट। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनप्रॉफिटेबल कस्टमर को हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट देकर अट्रैक्ट करेंगे उससे कि आप हम लोगों को और ज़्यादा ऑर्डर दें। किस लिए कर रहे हैं ऐसा? अट्रैक्ट मोर सेल्स। बट इसका ध्यान रखना है कि ऐसा करने के चक्कर में जो कस्टमर से ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है वो हाथ से ना चला जाए। तो शुड नॉट इम्पैक्ट द कैपेसिटी टू केटर अदर एग्जिस्टिंग लार्ज कस्टमर्स। अगर हम अनप्रॉफिटेबल कस्टमर को डिस्काउंट दिया और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उससे बिजनेस लिया, अब उसके कारण क्या हुआ? कैपेसिटी लिमिटेड थी, कैपेसिटी कॉन्स्टेंट आ गई। कैपेसिटी कॉन्स्टेंट आ गई तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिनसे प्रॉफिट होता था वो अटक जाएगा, उनका रेवेन्यू मीट नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका ऑर्डर्स मीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि अनप्रॉफिटेबल कस्टमर से फ़ायदा उठाने के लिए उनसे और काम उठा लिया और प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के साथ नुकसान कर लिया। नेक्स्ट, कॉमन कॉस्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अगर कभी ये आप देख रहे कुछ ऐसा कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, जो पर यूनिट बेसिस पे हर कस्टमर को चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं आप, पर यूनिट बेसिस पे सबको चार्ज कर दो। तो ऐसा नहीं करके आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रोडक्ट हैंडलिंग का भी ब्रेकअप होगा और उसमें जो स्पेसिफिक कॉस्ट स्पेसिफिक कस्टमर का है वो उस कस्टमर को चार्ज होगा और बाकी जो कॉमन होगा वो फिर सब में बटेगा। बट स्पेसिफिक कॉस्ट को स्पेसिफिकली बांटने का कोशिश करना चाहिए। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे जितना भी क्वेश्चंस था उसमें यही सारा रीजंस घूम घूम के आ रहा था। तो इसका एक समरी बना लेने से इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को कैचअप करने में इजी लगेगा। एक तरह का पावर नोट्स है जो आपको किसी भी क्वेश्चन में डिटेल्स लिखने में हेल्प करेगा, क्योंकि डिटेल्स में खाली ये नहीं लिखना है ना हायर रश ऑर्डर, आपको हायर रश ऑर्डर का रीज़न भी लिखना है, एट द सेम टाइम उसके लिए सजेशन भी लिखना है। तो आप अपना आंसर्स को अब जब देखोगे तो सब में यही पॉइंट्स हैं जो भी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के हैं। तो प्लीज़ फॉलो दिस, और ये इसका लिंक मैं आपको क्लास स्लाइड्स में दे दूंगा और ये वीडियो यूट्यूब में भी कट करके डाल दूंगा और यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप लेकर फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ये समरी आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, चलो ओके।